ईस्ट इंडिया कंपनी 1603 में भारत में आने के बाद लगातार जीत हासिल करती चली गई और उस टाइम दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक कंपनी ने एक देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस सफर के दौरान एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आया जब उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया था। बाद में कंपनी ने अपने माथे से ये दाग धोने की पूरी कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलम मीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों के दूतों को हाथ बांधकर दरबार के फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह से माफी मांगने पे मजबूर होना पड़ा। ये किस्सा कुछ यूं है कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरू होने के बाद इंडिया के सूरत, बम्बई, जो अब मुंबई हो चुका है, और मद्रास, कलकत्ता और कलकत्ता से 20 मील दूर गंगा नदी पर बने बंदरगाह हुगली और कासिम बाजार जैसे एरियाज में अपनी कंपनी के सेंटर ओपन करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अंग्रेज भारत से गुड़ का सिरा, कपड़ा और मिनरल्स ले जाते थे। खास तौर पर ढाका के मलमल की ब्रिटेन में काफी मांग थी। अंग्रेजों के बिजनेस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उनके टोटल सामान की प्राइसिंग का 3.5% उनसे ले लिया जाता था। उस जमाने में अंग्रेज ही नहीं बल्कि यूरोपियन और नीदरलैंड बिजनेसमैन के अलावा कई इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन भी इन एरियाज में एक्टिवेट थे। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर अपने लिए वही बिजनेस का राइट्स ले लिया था जो अंग्रेजों के पास था। जब ये खबर लंदन में कंपनी के प्रेसिडेंट ऑफिस में पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड जोजाया चाइल्ड को काफी गुस्सा आया। वो ये चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उनके प्रॉफिट में कोई और भी हिस्सेदार बने। इस पर जोजाया चाइल्ड ने जो फैसला किया वो फैसला अजीबोगरीबी नहीं बल्कि पागलपन की सारी हदें पार करने वाला था। उन्होंने भारत में मौजूद कंपनी के ऑफिसर से कहा कि वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मुगल जहाजों का रास्ता काट दे और जो जहाज उनके हत्थे चढ़े उसे लूट ले। यही नहीं, 1686 में चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 पलटनें भी इंडिया भिजवा दी और उन्हें ऑर्डर दिए कि इंडिया में मौजूद अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चटगांव पर कब्जा कर ले। अकॉर्डिंग टू मी, या तो जोजाया चाइल्ड एक नंबर का चूतिया था या फिर उसमें कुछ ज्यादा ही दम था, क्योंकि उसको लग रहा था 308 सोल्जर की मदद से वो दुनिया के सबसे ताकतवर और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग करके उसे हरा दे। उस जमाने में भारत पर औरंगजेब आलम मीर की सत्ता थी और वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 1/4 हिस्सा यही पैदा होता था। फाइनेंशियली तौर पर उसे वही लेवल अचीव था जो आज अमेरिका को है। औरंगजेब के काल में औरंगजेब की सल्तनत की बाउंड्रीज काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पौंडीचेरी तक 40 लाख किलोमीटर के एरिया तक फैली हुई थी। यही नहीं, औरंगजेब की फौजें दक्कन के सुल्तानों, अफगानों और मराठाओं से लड़ लड़कर वो इतने खिलाड़ी हो गए थे कि वो उस टाइम दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकते थे। दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के फौजियों की तादाद 40,000 से ज्यादा थी। एक अनुमान के अकॉर्डिंग मुगल फौज की कुल तादाद 9 लाख से भी ज्यादा थी और उसमें इंडियंस, अरबी, अफगानी, ईरानी और यूरोपीय के लोग तक शामिल थे। जब लंदन में मुगलों के अगेंस्ट जंग की घोषणा हुई तो बम्बई में तैनात कंपनी के सोल्जर्स ने मुगलों के कुछ जहाज लूट लिए। इस बात से मुगल सल्तनत बुरी तरह चिढ़ गई और उसके बाद मुगलों के काले मंत्री अल-बहर सिद्दी याकूत ने उनके सबसे शक्तिशाली समुद्री जहाज से मुंबई तट की घेराबंदी कर ली। उस मौके पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज बम्बई में मौजूद था, जिसने बाद में अपनी एक किताब में इसका आंखों देखा हाल भी लिखा था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, अल-बहर सिद्दी याकूत अचानक 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप से गोले दागकर सलामी दी। अंग्रेज भागकर किले में छुप गए थे। अफरा तफरी की वजह से गोरी और काली औरतें आधे कपड़े पहने हुए अपने बच्चों को गोद में उठाकर अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगी। अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अकॉर्डिंग सिद्दी याकूत ने किले से बाहर कंपनी के इलाके लूटकर वहाँ मुगलिया झंडे गाड़ दिए और जो सिपाही मुकाबले के लिए गए उन्हें काट डाला। बाकियों के गले में जंजीर पहनाकर उन्हें बम्बई की गलियों में दौड़ाया। बम्बई का मेन इलाका पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब अंग्रेजों के बादशाह ने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो ये बंदरगाह दहेज में अंग्रेजों को मिल गया और उन्होंने वहाँ एक मजबूत किला बनाकर बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे समंदर पार से अंग्रेज, बिजनेसमैन, सोल्जर, पादरी, आर्किटेक्ट और दूसरे टैलेंटेड लोग यहाँ आकर बसने लगे और शहर की पॉपुलेशन तेजी से फैलने लगी। यही वो आबादी थी जिसने भागकर किले में पनाह ली हुई थी और किला
सिद्दी याकूत ने चारों तरफ से घेर रखा था। जल्द ही खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा। दूसरी साइड बीमारियां फैलने लगी और किले में जो अंग्रेज मौजूद थे उन्हें बम्बई का मौसम हजम नहीं हुआ और एक के बाद एक मरने लगे। ऐसे में कंपनी के कुछ वर्कर चुपके से भागकर सिद्दी याकूत से मिल गए। हैमिल्टन के अकॉर्डिंग उनमें से कई लोग धर्म बदलकर मुसलमान बन गए। सिद्दी याकूत अगर चाहता तो हमला करके किले पे कब्जा कर सकता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि जल्द ही किले के लोग हार मान जाएंगे और किला सिद्दी याकूत को दे देंगे। इसलिए सिद्दी याकूत ने दूर से ही गोलाबारी करना जारी रखा। ये सिलसिला करीब 15 महीनों तक चलता रहा। एंड में अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपने 2 दूत औरंगजेब के दरबार में भिजवा दिए ताकि वो हार की शर्तें तय कर सके। उन दूतों के नाम जॉर्ज वेल्डन और अब्राहम नौहर थे। ये कई महीनों की कोशिशों के बाद सितंबर 1690 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार तक पहुंचने में कामयाब हो पाए। दोनों इस हाल में पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह बंधे हुए थे। सर झुकाकर जब ये लोग बैठे हुए थे तो अंग्रेजी सोल्जर नहीं बल्कि किसी जगह के फकीर लग रहे थे। दोनों दूत मुगल शहंशाह के तख्त के करीब पहुंचे तो उन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म दिया गया। बादशाह ने उन्हें सख्ती से डांटा और फिर पूछा कि तुम क्या चाहते हो। दोनों ने पहले गिड़गिड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राइम को एक्सेप्ट किया और माफी मांगी। फिर उन्होंने कहा कि उनका जो बिजनेस लाइसेंस जब्त किया गया था उसे वो उन्हें वापस दे दे और सिद्दी याकूत को बम्बई के किले की घेराबंदी खत्म करने का हुक्म दे दे। उनकी अर्जी इस शर्त पे मंजूर की गई कि अंग्रेज मुगलों से जंग लड़ने का 1.5 लाख रुपए जुर्माना दे और आगे से मुगलों के सारे ऑर्डर मानने का वादा करे और बम्बई में ईस्ट कंपनी के हेड जोजाया चाइल्ड भारत छोड़ दे और दोबारा कभी यहाँ लौट के न आए। अंग्रेजों के पास ये सारी शर्त सिर झुकाकर कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सभी शर्तें मान ली और वापस बम्बई जाकर सिद्दी याकूत को औरंगजेब का खत दिया। तब जाकर उसने घेराबंदी को खत्म की और किले में बंद अंग्रेजों को 14 महीनों के बाद छुटकारा मिला। हैमिल्टन ने लिखा है कि जंग से पहले बम्बई की कुल आबादी 700 से 800 के बीच थी, लेकिन जंग के बाद वो आबादी 60 लोगों की भी नहीं बची थी। बाकी के जो लोग थे या तो वो बीमारी से मर गए और बाकी तलवारों से काट दिए गए। आने वाले सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की उस शर्मनाक युद्ध के किस्से को ब्रिटेन की जनता तक ना पहुंचाने की। जॉन ने 6 साल बाद जब इस जंग के बारे में लिखा तो हार का कारण मुगलों की धोखेबाजी को बताया। इस कंपनी ने उसे 25 पाउंड का इनाम भी दिया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। जॉन अपनी बुक में जगह जगह अंग्रेजों की बहादुरी के किस्से बताते हैं, जिन्होंने 10 गुना बड़ी दुश्मन की फौज का डटकर सामना किया। यही नहीं, वो दावा करते कि इस जंग में अंग्रेजों की नहीं बल्कि सिद्दी याकूत की हार हुई थी और जॉन ने मुगल दरबार में अंग्रेज दूतों के साथ किए गए बर्ताव को तो गायब ही कर दिया। हैमिल्टन ने किताब तो लिखी, लेकिन इसको छपने में 40 साल लग गए। इस इंसिडेंट को इतना टाइम बीत चुका था कि इस किताब को ज्यादा वैल्यू ही नहीं मिली। अब मेरे मन में इस वीडियो को बनाने के बाद एक सवाल उठ रहा है, अगर औरंगजेब अंग्रेजों को माफ ना करता और उन्हें इंडिया से बाहर निकाल देता तो मे बी हिस्ट्री कुछ और ही होती। आपका क्या मानना है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। और वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज यार फॉलो कर लेना। बाकी मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।